तो मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में एचआरए टीच किया था और एचआरए में मैंने आपके लिए बताया था हम ये देखेंगे मेट्रो है या नॉन मेट्रो है। मेट्रो होगा तो 3 लिमिट्स लगाएंगे, नॉन मेट्रो में भी 3 लिमिट हैं, लेकिन नॉन मेट्रो के अंदर एक लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी। ये जो लिमिट थी पहली वाली, ये 50% ऑफ सैलरी, इसको कर दिया जाएगा 40% ऑफ सैलरी। सेकंड नंबर पे एक्चुअल एचआरए रिसीव, और थर्ड पे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और एग्जम्पशन हो जाएगी विच एवर इज लोअर। नॉन मेट्रो में सेम रहेगा, बस जो आपका 40% है उसकी जगह 40% हो जाएगा, रेस्ट इज सेम। लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो आपका ये पहली लिमिट में 50% लिखा हुआ है इसकी जगह 40% हो जाएगा, और जो एचआरए के लिए सैलरी होगी वो एक बिल्कुल अलग सैलरी है, उसके अंदर बेसिक सैलरी ली जाएगी, उसके अंदर डीए लिया जाएगा अगर डीए फॉर्मिंग होगा, और प्लस कमीशन लेंगे, और कमीशन तभी लेंगे जब कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर होगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, तो कमीशन ऑन टर्नओवर होगा तभी लिया जाएगा, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सैलरी। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, और नोट में मैंने कहा था इफ ही इज नॉट पेइंग द रेंट, अगर वो अपने घर में रह रहा है तो फिर एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और बात भी लॉजिकल है, जो जब एग्जम्पशन रेंट पे डिपेंड कर रही है, देखो रेंट पेड लिखा हुआ है और रेंट आप पे कर ही नहीं रहे हो, तो आखिरी लिमिट 0 हो जाएगी, और विच एवर लेस में 0 निकल के आ जाएगा, इसका मतलब एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो एमसीक्यू के तरीके से भी याद कर लो, अगर वो रेंट पे नहीं कर रहा है तो उसको एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, एचआरए का जो एग्जम्पशन होता है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि वो बेसिक सैलरी पर डिपेंड कर रहा है, वो डीए पर डिपेंड कर रहा है, वो कमीशन पर डिपेंड कर रहा है, वो एचआरए पर डिपेंड कर रहा है, वो रेंट पेड पर डिपेंड कर रहा है, और वो सिटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप देखो तो एचआरए का एग्जम्पशन निकालने के लिए आपको किस किस चीज की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो बेसिक सैलरी की रिक्वायरमेंट होगी, एक डीए फॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट होगी, एक कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर की रिक्वायरमेंट होगी, एक एचआरए की रिक्वायरमेंट होगी, एक रेंट पेड की रिक्वायरमेंट होगी, और एक आपको जरूरी हो जाएगा कि सिटी में रह रहा है वो मेट्रो में रहता है या नॉन मेट्रो में रहता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर इसमें से कोई सी भी एक चीज चेंज हो जाती है, अगर कोई सी भी एक चीज चेंज हो जाए तो एग्जम्पशन निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझो, जैसे कि बेसिक सैलरी अगर मैंने ले रखी है 40,000 रुपीज पर मंथ, और डीएनएस अलाउंस मैंने दे रखा है 20,000 रुपीज पर मंथ। मैं उसका एचआरए लेके चलता हूं, और जो उसका एचआरए है वो उसके लिए मिल रहा है, सपोज करते हैं 15,000 रुपए पर मंथ, और ब्रैकेट में दे रखा है रेंट पेड इन दिल्ली, और वो आपका निकल के आता है रेंट पेड इन दिल्ली 20,000 रुपए पर मंथ। 20,000 रुपए पर मंथ निकल के आता है आपके लिए रेंट पेड इन दिल्ली। ही शिफ्टेड टू अनदर हाउस, he shifted to another house on 1st December 2022 and rent paid ₹25,000 per month। ये क्वेश्चन ढंग से कर लेना, आने के बहुत जबरदस्त चांसेस रहते हैं हमेशा। जितने भी एचआरए का एग्जम्पशन डिपेंड करता है उसमें से अगर कोई एक चीज ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेंट चेंज कर दिया, पहले वो रेंट पे कर रहा था 20,000 रुपए पर मंथ, लेकिन वो दूसरे घर में शिफ्ट कर गया 1 दिसंबर को, और वो रेंट पे करने लगा वहां पे 25,000 रुपए पर मंथ।
तो हम एचआरए का एग्जम्पशन कैसे निकालेंगे? पहले तो यहाँ पे बेसिक सैलरी हम लोग लिख लेते हैं। बेसिक सैलरी कितनी आएगी? बेसिक सैलरी हो जाएगी 40,000 इंटू 12 और ये हो गया 4,80,000। फिर हमने डियरनेस अलाउंस निकाला, वो हो जाएगा 20,000 इंटू 12 2,40,000। फिर मैंने यहां पे लिखा एचआरए 15,000 रुपए पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 और वो हो गया 1,80,000। यहां से माइनस करेंगे रेंट एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का सेक्शन 1013A, लेकिन रूल अगर याद कर सकते हो तो रूल याद कर लेना। रूल 2A होता है एग्जम्पशन का। अब बहुत ध्यान से देखना, अब आते हैं वर्किंग नोट्स पे। अब आप ये देखो कौन सी चीज चेंज हो रही है। रेंट चेंज हो रहा है और किस डेट पे चेंज हो रहा है? 1 दिसंबर को चेंज हो रहा है। तो हम आचार्य का एग्जम्पशन निकालने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले हम जो एग्जम्पशन निकालेंगे वो हम निकालेंगे अप्रैल 22 से लेके नवंबर 22 का, और दिसंबर 22 से लेके मार्च 23 का एग्जम्पशन अलग निकाला जाएगा। अगर आप लमसम में निकाल दोगे तो आपका आंसर गलत निकल के आएगा। तो हम 8 मंथ्स का एग्जम्पशन अलग निकालेंगे और हम 4 मंथ्स का एग्जम्पशन अलग निकालेंगे, और लॉजिक थोड़ी देर में दूंगा इसके लिए। तो पहला तो ये देख लेते हैं मेट्रो सिटी में है, नॉन मेट्रो सिटी में है। सर मेट्रो सिटी के अंदर है, तो फिर सैलरी निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हमें 8 महीने का एग्जम्पशन निकालना है तो हर चीज हमें 8 महीने की लेनी पड़ेगी। बेसिक सैलरी भी 8 महीने का, डीए भी 8 महीने का, कमीशन भी 8 महीने का, एचआरए भी 8 महीने का, रेंट भी 8 महीने का। फिर हमें हर चीज 4-4 महीने की निकालनी पड़ेगी। तो हमेशा हम एडवाइज करते हैं जब भी 2 पार्ट्स में निकाला जा रहा है तो पहले 1 महीने का एग्जम्पशन निकाल लो, उसके बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इन 8 महीने में तो कोई चीज चेंज हो नहीं रही है, ना बेसिक सैलरी, ना डीए, ना एचआरए, ना कुछ भी। तो 1 महीने का निकाल लो, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना। तो सैलरी दे रखी है 40,000 रुपए। डीए तभी लेंगे जब वो फॉर्मिंग होगा, और डीए के आगे मैं लिख देता हूं फॉर्मिंग। इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मिंग है, तो डीए मैंने ले लिया 20,000 रुपए। तो सैलरी उसकी पर मंथ निकल के आ गई 60,000 रुपीज पर मंथ। अब हम पहली लिमिट निकालते हैं 50% ऑफ सैलरी। 60,000 का मैंने यहां पे 50% लिखा, वो 30,000 रुपए हो गया। फिर एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जो एचआरए क्वेश्चन में दे रखा है वो मैंने दे रखा है 15,000 रुपए, तो यहां लिख लिया 15,000 रुपए। फिर तीसरी बात लिखी रेंट पेड। अब स्टार्टिंग के 8 महीने के लिए रेंट पेड दे रखा है 20,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी और 6,000, और ये आ गया 14,000। तो अब जो एग्जम्पशन आपके लिए मिलेगा वो इन तीनों में जो लोअर होगा, और वो हो गया 14,000 रुपए पर मंथ, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,12,000। 14,000 रुपए एक महीने का निकल के आया, क्योंकि हम बाद में 8 से मल्टीप्लाई कर दें। हालांकि अगर आप हर चीज 8 महीने की करोगे तो भी 1,12,000 निकल के आएगा। मैथमेटिकली तो इतना ही निकल के आएगा, लेकिन फिर आपको बेसिक सैलरी भी 8 महीने की करनी पड़ेगी, डीए भी 8 महीने का करना पड़ेगा, एचआरए भी करना पड़ेगा, रेंट पेड भी करना पड़ेगा। तो 1 महीने का निकाल लो, और जो 1 महीने का निकल के आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया, सिटी अभी भी मेट्रो है, सिटी अभी भी मेट्रो है। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उसने सिटी चेंज कर लिया, सैलरी अभी भी सेम रहेगी, क्योंकि सैलरी मैंने क्वेश्चन में चेंज नहीं करी है। सैलरी अभी भी 60,000 रुपीज पर मंथ निकल के आएगी। तो पहली लिमिट लगाते हैं 60,000 का 50% 30,000 रुपए। अब हमने देखा एचआरए कितना मिल रहा था। अब एचआरए उसके लिए मिल रहा था 15,000 रुपए पर मंथ, लेकिन अब मैंने इन 4 महीने के लिए रेंट चेंज कर दिया। वो दूसरे मकान में चला गया और वहां रेंट पे कर रहा है 25,000। तो यहां पे माइनस करेंगे 25,000 माइनस 6,000, और ये निकल के आ गया 19,000। अगर आप समझ पा रहे हो तो पहले छोटा तीसरी वाली लिमिट थी, अब देखो सेकंड वाली लिमिट छोटी हो गई। तो अब यहां पे जब हम एग्जम्पशन निकालेंगे तो वो एग्जम्पशन कितना निकल के आएगा 15,000 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 60,000 रुपए। तो टोटल एग्जम्पशन कितना हो जाएगा 1,12,000 प्लस 60,000, और वो आ जाएगा 1,72,000। तो यहां से माइनस कर दिया जाएगा 1,72,000, और टैक्सेबल हो जाएगा 8,000
इन तीनों को ऐड कर लेना, तो ये बन जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। जो भी निकल के आएगा दैट इज योर जॉब। सर अगर हम लमसम में करेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ बिल्कुल डिफरेंट आएगा, मैं करके भी दिखाऊंगा। जब आपका एग्जाम्पशन 3 लिमिट पे डिपेंड कर रहा है और उसमें से एक लिमिट छोटी होगी तो वो एग्जाम्प्ट होगी, तो अगर फिगर्स चेंज कर दोगे तो लिमिट भी तो आगे पीछे हो जाएंगी ना बेटा। तो अगर 12 महीने का इकट्ठा करोगे तो फिर वो एवरेज बेसिस पे निकल के आ जाएगा। एवरेज बेसिस पे नहीं निकालना है, हर महीने की जो फिगर है उसके हिसाब से लोअर निकालना है। जैसा कि मैं करके दिखाता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हम तो एनुअली करेंगे, तो मैं गलत तरीके से करके दिखाता हूं, मैं रॉन्ग कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। और रॉन्ग कैलकुलेशन कई बार इसलिए जरूरी होती है, उससे हमें सही की वेटेज समझ में आती है। हम बोलेंगे देखो अभी भी मेट्रो में रह रहा है और सर हम सैलरी निकाल लेते हैं। सर सैलरी उसकी 1 साल की दे रखी है 4,80,000 रुपए, और सर डीए दे रखा है 2,40,000 रुपए। तो सर इस तरीके से उसकी जो सैलरी दे रखी है तो वो कितना हो जाएगा, 7,20,000 रुपए सर सैलरी आ जाएगी एचआरए के पर्पज से। सर पहली लिमिट निकालते हैं 7,20,000 रुपए का, हम कर देते हैं 50% और 3,60,000। अच्छा ये बताओ अगर शहर चेंज कर लेगा तो क्या कराओगे? अगर पूरी साल का निकालोगे 50% निकालोगे या 40% निकालोगे? आप बताओ। अगर मैं ये करता कि पहले दिल्ली पर रह रहा है फिर एंड के 4 महीने के लिए गाजियाबाद में चला गया, तो लमसम में अगर करते तो 50% करते या 40% करते? देखो फंस गए। लमसम में करना ही गलत हो जाएगा। फिर आप लिखोगे एचआरए कितना मिलता था, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000 रुपए उसके लिए मिला। फिर तीसरा रेंट पेड, पहले वो रेंट पे कर रहा था, कितना रेंट पे कर रहा था, 20,000 रुपए। उसने 8 महीने के लिए पे किया 20,000। फिर उसने 25,000 रुपए रेंट पे किया और वो कितने महीने के लिए पे किया, 4 महीने के लिए। तो 1,60,000 ये हो गया और 1,00,000 ये हो गया, तो टोटल रेंट पे किया 2,60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी इंटू 72,000, तो ये आ जाएगा 1,88,000। 2,60,000 में से 72 माइनस करेंगे तो 188, और इन तीनों में लोअर निकल के आएगा 180, और जबकि हमारा एग्जम्पशन निकल के आ रहा था 1,72,000। देखो हमने 172 निकाला था, 172। जब हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो एग्जम्पशन निकल के आ रहा है हमारा 1,80,000। ये गलत फिगर हो गई। क्यों गलत फिगर हो गई? क्योंकि अगर आप फिगर चेंज कर देते हो तो फिर एवरेज बेसिस पे निकालोगे तो एक ही लिमिट निकल के आएगी, जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक बार तीसरी लिमिट आ रही है और एक बार दूसरी लिमिट आ रही है। तो इसको रूल बना लो, और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया तो कम से कम आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कोई भी एक चीज वो चेंज कर देंगे। तो अगर वो कोई सी भी एक चीज चेंज करते हैं तो जहां चेंज कर रहे हैं वहीं पे लाइन ड्रॉ कर देना, और जहां पे सारी फिगर्स एक हैं उसका एग्जम्पशन अलग निकाला जाएगा, और जहां से फिगर्स चेंज हो रही हैं उसका एग्जम्पशन अलग निकाला जाएगा। और ये गलत तरीका है, मैंने ऊपर लिख भी दिया, दिस इज द रॉन्ग कैलकुलेशन। तो ये आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं, और मैं फिर कहता हूं सैलरी आपको फाइनल में नहीं पढ़ाई जाएगी। जितनी सैलरी इंटर लेवल पे पढ़ सकते हो उतनी सैलरी आप पढ़ लो, और सैलरी पूरी मैं आपको पढ़ा दूंगा, छोटे से छोटा पॉइंट पढ़ा दूंगा। तो 5th भी कर लिया था और हमने 6th भी कर लिया था। अब जो 7th क्वेश्चन था वो इसी बात पे बेस्ड है कि उसकी फिगर चेंज हो रही है। पहले देखते हैं क्या फिगर चेंज हो रही है। पहले वो रेंट पे कर रहा था 10,000 रुपए, 1 अक्टूबर 22 को वो दूसरे घर में शिफ्ट कर गया और रेंट पे कर रहा है वो 15,000 रुपए। जल्दी से मुझे आंसर निकाल के दिखाओ, तुम्हारे पास 7 to 8 मिनट्स हैं। जल्दी से ये बताओ कितना उसका कितना पूछा है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। सैलरी मत बताना, एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट पूछा है, एचआरए कितना टैक्सेबल होगा। कुछ बच्चों ने नए नए ज्वाइन किया है और भी बहुत सारे ज्वाइन करेंगे अभी। तो मैं 2 रूल बता दूं बैच को चलाने के। पहला रूल, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक अपने को आप साइलेंट पे रखोगे, सो दैट रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग खराब नहीं हो। और एक बार ज्वाइन कर लिया तो बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। आप ज्वाइन मत करो, क्लास की डिग्निटी को मैं खराब नहीं होने दूंगा। आपको अगर ज्वाइन करना है एक बार तो एंड तक आपको रहना पड़ेगा इसके अंदर। और आखिरी बात, अगर मैं क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं तो ऐसा नहीं है आराम से बैठे हुए हैं बाकी बच्चे आंसर दे देंगे। आपको आंसर देना पड़ेगा। मैं किसी भी बच्चे से मांग सकता हूं कि बेटा अपना आंसर दो, तो कॉपी में सॉल्व करना उसके लिए,
और तुम्हें लगता है हम औरों का देख के आंसर लिख देंगे तो मैं व्हाट्सएप पे फोटो मंगा लूंगा तुरंत। अगर बेटा आपने आंसर लिखा है तो मुझे तुरंत व्हाट्सएप करो कि आपका आंसर ये निकल के कैसे आया। मैं क्लास को क्लास के तरीके से चलाऊंगा, जैसे फेस टू फेस पढ़ाया जाता है उस तरीके से। तो अगर केवल हाथ बांध के देखने के लिए आ गए हैं, चलो देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं, तो नहीं चलेगा। मैं आपसे आंसर मांग लूंगा और आपकी कॉपी की फोटो कॉपी भी मांग लूंगा व्हाट्सएप पे। मैं ग्रुप में जल्दी से डालो आपने किस तरीके से सॉल्व किया है। करो बेटा, ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। सो मिल 27,000। मैं भी शुरू करता हूं बेटा, बाकी लोग भी आंसर दो। 20,000 पर मंथ बेसिक सैलरी है और 10,000 पर मंथ डियरनेस अलाउंस है। क्योंकि 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है तो हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम लिखते हैं अप्रैल 22 टू सितंबर 22 और एक लिखते हैं अक्टूबर 22 टू मार्च 23। तो पहले देखते हैं वो रेंट कहां पे कर रहा है। वो नागपुर में रेंट पे कर रहा है, नागपुर में। तो नागपुर में रेंट पे कर रहा है, इसका मतलब नॉन मेट्रो सिटी हो गया। तो अब सैलरी निकाल लेते हैं, सैलरी कितनी आएगी। सैलरी उसकी निकल के आएगी 20,000 रुपए और 10,000 रुपए का आधा तो 25,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी निकल के आएगी 25,000 पर मंथ। पहली लिमिट 25,000 रुपए का 40% देखेंगे, वो 10,000 रुपए निकल के आएगा। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड वो दे रखा है, एचआरए 11,000 रुपए दे रखा है। रेंट पेड और रेंट पेड दे रखा है 10,000 रुपए। तो 10,000 में से माइनस कर दिया 2,500 रुपए और ये आ गया 7,500। तो इन तीनों में जो लोअर होगा तो 7,500 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45,000 रुपए निकल के आ जाएगा बेटा, ये आपके लिए फर्स्ट 6 मंथ्स का। अब इसके बाद निकालते हैं तो सैलरी तो अभी भी 25,000 रुपए पर मंथ है। तो 25,000 रुपए का 40% निकाल देंगे तो 10,000 रुपए निकल के आएगा। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एचआरए अभी भी कितना मिल रहा है, 11,000 रुपए मिल रहा है। लेकिन जो रेंट था वो चेंज हो गया, अब उसका रेंट हो गया 15,000 रुपए पर मंथ और 15,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 12,500 निकल के आएगा। तो यहां जो एग्जम्पशन निकल के आएगा 12,500 इंटू 6 निकल के आएगा। तो 72 और 3 75,000 रुपए ये निकल के आएगा। तो टोटल जो एग्जम्पशन हो जाएगा वो हो जाएगा 45,000 रुपए प्लस 75,000 रुपए, 1 लाख। लोअर 10,000 होगा ना, लोअर 10,000 रुपए होगा, राइट। तो अब जो एग्जम्पशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10,000 इंटू 6 दैट इज 60,000। तो जो टोटल एग्जम्पशन निकल के आएगा वो हो जाएगा 45,000 प्लस 60,000, तो वो हो जाएगा 1,05,000। 1,05,000 इज द एग्जम्पशन। अब एचआरए मिला कितना, 11,000 इंटू 12 1,32,000 रुपए, माइनस कर देंगे यहां से 1,05,000 रुपए। तो 27,000 रुपए इज द टैक्सेबल अमाउंट। 27,000 इज द टैक्सेबल अमाउंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब लोगों ने 27,000 रुपए दिया है। जल्दी से 8th क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा, 8th। ऋतिक ने कहा 81, फरहान ने कहा, सोमिल ने कहा, विकास ने कहा। मैं स्टार्ट करता हूं क्योंकि मुझे आगे भी टीच करना है आपके लिए। 40,000 रुपीज पर मंथ है। पहले हम देखते हैं चेंज क्या हुआ। चेंज कहानी हो रही है 1 जनवरी 2023 से। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 पार्ट्स में लिख देते हैं। पहला लिख देते हैं अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 22 और फिर लिख देते हैं जैन 23 से लेके मार्च 23। अब पहले यहाँ पे देखते हैं सिटी कौन सा दे रखा है और सिटी दे रखा है आपके लिए शिमला, तो नॉन मेट्रो सिटी है। तो पहले 1 महीने की सैलरी निकाल लेते हैं 40,000। डीए कितना दे रखा है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, उसका 50% तो 20 का आधा 10, तो सैलरी निकल के आ जाएगी 50,000 रुपीज पर मंथ।
अब पहली लिमिट निकालेंगे तो वो 40% वो 20,000 रुपए निकल के आएगी। एक्चुअल HRA रिसीव्ड क्वेश्चन पेपर में 21,000 रुपए दे रखा है। रेंट पेड दे रखा है 24,000 रुपए, और 24,000 में से 5,000 रुपए माइनस कर दिया तो वो निकल के आ गया 19,000। तो जो पहले 9 मंथ्स थे उसके लिए एग्जम्पशन निकल के आ गई 19,000 इंटू 9, 1,08,000। देखता हूं मैं कितनी आएगी। 19,000 इंटू 9, 19,000 इंटू 9, 1,71,000। इसके बाद यहां 3 मंथ्स और यहां पे लिखा हुआ है अपने हाउस में शिफ्ट हो गया। तो कल मैंने बताया था एग्जम्पशन विल नॉट बी अलाउड। अगर वो रेंट पे नहीं कर रहा है तो एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। निकालोगे तब भी एग्जम्पशन 0 निकल के आएगी, लेकिन मैंने कहा था कि बेटा इस तरीके से निकालना ही मत, एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा। तो उसको HRA मिल कितना रहा था 21,000, तो 21,000 इंटू 12 2,52,000 रुपए मिला, और एग्जम्पशन मिलेगा 1,71,000 का। तो इसमें से माइनस 252 में से इसको माइनस कर देते हैं और टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाएगा 81,000। दैट इज द करेक्ट आंसर। सबने लाइन से सही आंसर दिया है 81, 81, 81। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, सही जगह पढ़ रहे हो आप, इसका मतलब। ये आपका होमवर्क है, मेरी एडवाइस है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें 3 बार में ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। 2 चीजें मैंने चेंज करी हैं। मैंने इसमें मेरे ख्याल से उसको घर भी शिफ्ट किया है उसका, और मैंने कोई और भी चीज चेंज करी है उसकी। 2 बार मैंने 2 चीजें चेंज करी हैं। बस ये केवल प्रैक्टिस के लिए है कि आप लॉजिक समझ पाओ, इसलिए मैंने इसका यहां पे आंसर भी दे रखा है। अब मैं तुम्हारे विवेक पे छोड़ता हूं, तुम्हारे सेंस पे छोड़ता हूं। मेरी एडवाइस यही है, पहले खुद सॉल्व करना और उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना कि सही था गलत था। तो तुम समझ पाओगे, तुम्हें कंसेप्ट इतना समझ में आया। वरना तुम आंसर देख के भी कर सकते हो। नाउ इट इज अप टू यू कि आप किस तरीके से करते हो। अब मैं जो आगे पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखो। तो पहली क्लास जब मैंने शुरू करी थी तो मैंने कहा था सैलरी का मतलब होता है अपने बॉस से आप जो भी अर्न करते हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो चाहे टेंजिबल और इनटेंजिबल हो। तो मैंने कहा था जनरली जो चीजें हम अपने बॉस से रिसीव करते हैं और बहुत पॉपुलर हैं, उसमें बेसिक सैलरी होती है, उसमें कमीशन होता है, उसमें बोनस होता है, और ये 3 चीजें हमेशा बेटा होती हैं फुली टैक्सेबल। इनमें सरकार ने किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी हुई है, ये हमेशा टैक्सेबल होगा। फिर मैंने कहा उसको 2 चीजें और भी मिलती हैं, एक को कहा जाता है अलाउंसेस और एक को कहा जाता है परक्विजिट्स। अलाउंस और पर्क में डिफरेंस क्या होता है? अगर तुम्हें कोई काम करने के लिए पहले ही एक अमाउंट दे दिया जाए लमसम में, जैसे कि बॉस ने आपको 1,000 रुपए पर मंथ दे दिए लंच करने के लिए। अब आप लंच करते हो या नहीं करते हो, 1,000 से कम का करते हो, ज्यादा का करते हो, इट इज अप टू यू। बॉस ने तुम्हें दे दिया, दैट इज कॉल्ड द अलाउंस। लेकिन बॉस ये कहता है कि नहीं, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, भूख लगे तो आ जाना, खाना खिला देंगे। तो तुम अगर खाना खाते हो, कैंटीन में खाना बनता है और वो खाना गरम गरम तुम खाते हो, तो उसको बोलेंगे परक्विजिट। तो अलाउंस पर्क में डिफरेंस ये होता है, अलाउंस में पहले ही किसी काम के लिए कैश मिल जाता है। अब वो एक्चुअली आप खर्च करते हो, नहीं करते हो, कम करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना खर्च करोगे। लेकिन पर्क के अंदर वो जरूरत आपकी पूरी कर दी जाएगी। बीमारी के लिए 1,500 रुपए पर मंथ मिला फिक्स मेडिकल अलाउंस, लेकिन बॉस ने कहा कि नहीं, हम अलाउंस नहीं देंगे, अगर भगवान नहीं करे तबीयत खराब हो गई, हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे। दैट इज कॉल्ड द परक्विजिट्स। तो जो अलाउंस होते हैं ये या तो टैक्सेबल होते हैं या इसमें से एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है। और अगर एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाएगा तो जो भी अलाउंस मिला उसमें से हम एग्जम्पशन माइनस कर देंगे और बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। तो अलाउंस की 2 कैटेगरीज में से एग्जम्पशन मिलते हैं और जो बच जाते हैं वो हमेशा फुली टैक्सेबल होते हैं। जो आपके एग्जम्पशन ऑफिशियल पर्पज से मिलते हैं वो केवल 6 अलाउंसेज होते हैं: टूर एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस एंड द यूनिफॉर्म अलाउंस। जितना भी आप स्पेंड कर दोगे दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एग्जाम। और इस कैटेगरी में 7वां अलाउंस आ ही नहीं सकता है, एक्ट में लिखा ही नहीं है।
कुछ पर्सनल अलाउंसेस होते हैं जिसमें से एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल खर्चे पर डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स एग्जम्पशन होता है। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में 300 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर वो ब्लाइंड है, डेफ एंड डम्ब है या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है। वैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर एम्प्लॉय डिसेबल्ड या ब्लाइंड है 3200 रुपीज पर मंथ का एग्जम्पशन दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई ड्राइवर वगैरह होते हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काम करते हैं, उनको अलाउंस मिलता है तो 10,000 रुपीज पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंस विच एवरेज लोअर। हिल एरिया कंपल्सरी में 300 से लेके आपके लिए 7,000 रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है। सियाचिन में पोस्टिंग होगी तो 7,000 रुपए का मिलेगा, वो मैंने चार्ट आपको वेबसाइट खोल के दिखाया था। ट्राइबल एरिया अलाउंस या आपका शेड्यूल एरिया अलाउंस या बैकवर्ड एरिया अलाउंस होता है तो आपको 200 रुपए पर मंथ का मिलता है। और इस कैटेगरी में केवल 14 अलाउंसेज हैं, जो मैंने अंडरग्राउंड और माइंस अलाउंस भी बताया था, केवल 14 अलाउंसेज हैं। 15वां आ ही नहीं सकता है, एक्ट में ही 14 दे रखे हैं। तो पहली कैटेगरी में 6 अलाउंसेज जो ऑफिशियल पर्पस से मिलते हैं, जिनका एग्जम्पशन खर्चे पर डिपेंड करता है, और सेकंड कैटेगरी के 14 अलाउंसेज जिसपे फिक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कोई भी अलाउंस होगा वो हमेशा फुली टैक्सेबल होगा। डियरनेस अलाउंस हो गया, लंच अलाउंस हो गया, टिफिन अलाउंस हो गया, फिक्स मेडिकल अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, सिटी कंपल्सरी अलाउंस हो गया, प्रोजेक्ट अलाउंस हो गया, प्रॉक्टर अलाउंस हो गया, वार्डर अलाउंस हो गया, फैमिली अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, टेलीफोन अलाउंस हो गया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हो गया, और भी कोई नया अलाउंस जो नहीं पढ़ाया गया वो हमेशा फुली टैक्सेबल कैटेगरी में जाएगा। लेकिन एचआरए जो होगा, उस एचआरए के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन वो एग्जम्पशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां रह रहे हो, कितना रेंट पे कर रहे हो, कितनी सैलरी है और कितना एचआरए है। तो सैलरी के सब एलिमेंट्स को हम जोड़ लेते हैं। अभी पर के बाद भी कुछ चीजों को मैं ऐड करूंगा तो उनको भी जोड़ लेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड को टीच करूंगा, नोटिफाइड पेंशन स्कीम का ट्रीटमेंट दूंगा, एलटीसी का ट्रीटमेंट बताऊंगा, उन सबको ग्रॉस सैलरी कहा जाएगा। लेकिन आप इतने टाइम से टैक्स पढ़ रहे हो, आपको यह पता है कि कभी भी टैक्स ग्रॉस अमाउंट पे नहीं करते हैं, नेट अमाउंट पे, टैक्सेबल अमाउंट पे करते हैं। तो ग्रॉस सैलरी में से 3 बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिनको कहा जाता है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16(1)(a। वो अंडर सेक्शन 16 3 बेनिफिट दिए जाते हैं जो सेक्शन 16 के अंदर दिए जाते हैं डिडक्शंस। 2 तरीके के डिडक्शंस होते हैं। जब भी हम सैलरी में से माइनस करते हैं तो दूसरे डिडक्शंस की बात चलो कभी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है। सबसे पहले हम माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन याद करना बेहद जरूरी है। अगर ये सेक्शन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। बस ये समझ लो आप, जो 3 सेक्शन में अभी लिख रहा हूं इनको याद करना जरूरी है। मैंने एचआरए में ऐसा नहीं बोला, मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में ऐसा नहीं बोला, मैंने कन्वेंस अलाउंस वाली कैटेगरी में भी नहीं बोला। वहां पे मैंने बोला अगर याद रह जाए तो लिख देना, लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर कट करेगा ही करेगा। और दूसरा अलाउंस होता है डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है उसके रेस्पेक्ट में डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है 16(2) के अंदर। पहला वाला 1A है, क्योंकि 1 पहले हुआ करता था तो 1 अब है नहीं, उसकी जगह 1A लेके आए हैं और अब 2 है। और तीसरा वाला अलाउंस होता है, उसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, और उसका सेक्शन होता है 16 सबसेक्शन 3। और इन डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड द टैक्सेबल सैलरी। और जिस सैलरी पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है वो ये वाली सैलरी होती है। तो जो भी आप सैलरी अभी तक निकाल रहे थे, मैंने कहा था बेटा ग्रॉस सैलरी निकालो, और क्वेश्चंस में भी मैंने यही बोला कि ग्रॉस सैलरी निकालो। लेकिन आज के बाद जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो मैं आपसे बोलूंगा टैक्सेबल सैलरी निकालो, और टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए 3 डिडक्शंस का बेनिफिट देना पड़ेगा। जब भी हम इनकम में से कुछ माइनस करते हैं उसको डिडक्शंस कहा जाता है। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी की जब इनकम में निकालना आपको सिखाऊंगा, तो अगर मैंने अपना घर किराए पे दिया तो मैं रेंट को लिख लूंगा रेंट, उसमें से जो भी खर्चा माइनस करूंगा उसको कहा जाएगा डिडक्शंस। एक तरीके से खर्चों को डिडक्शंस कहा जाता है, आप ये समझ लो। जब मैं बिजनेस की इनकम आपको निकालना सिखाऊंगा तो जितनी भी फीस मुझे मिलती है मेरी इनकम हो जाएगी, उसमें एक एक करके खर्चे माइनस करेंगे, उनको कहा जाता है डिडक्शंस।
जब मैं आपको कैपिटल गेन की इनकम निकालना सिखाऊंगा तो मैंने 40 लाख का मकान सपोज करते हैं 50 लाख का बेच दिया, तो 50 लाख रुपए मेरी इनकम नहीं हुई। उस 50 लाख को कमाने के लिए 40 लाख मैंने खर्चा किया, तो 40 लाख का पहले खर्चा माइनस करेंगे, फिर मेरा कैपिटल गेन 10 लाख रुपए निकल के आएगा। तो इनकम में से जनरली क्या करते हैं, वो सारे खर्चे माइनस किए जाते हैं जो इनकम को अर्न करने के लिए होते हैं, उसी के बाद टैक्सेबल इनकम निकल के आती है। मैं हाउस प्रॉपर्टी में भी खर्चे माइनस करूंगा, कैपिटल गेन में भी खर्चे माइनस करूंगा, पीजीबीपी में भी खर्चे माइनस करूंगा। बट सैलरी एकमात्र ऐसा हेड होता है जिसमें खर्चा होता ही नहीं है। सैलरी एकमात्र ऐसा हेड होता है जिसमें इनकमिंग होती है, आउटगोइंग होती ही नहीं है। आप अपना कोर्स पूरा करने के बाद किसी कंपनी में अच्छी सी पोस्ट पे लग जाते हो और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ, तो बताओ उस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, बस जाके बैठ जाओगे और जो आज तक सीख के गए उसके बेस पे कंपनी का काम करोगे। चेयर भी कंपनी देगी, कागज भी कंपनी देगी, पेन भी कंपनी देगी, जो भी काम करने की रिक्वायरमेंट है सारी कंपनी आपके लिए देगी। आपको जो मिलेगा पूरा का पूरा आपकी इनकम होगी। इसलिए सैलरी के अंदर केवल टोटल का ही काम होता है, डिडक्शंस का काम ही नहीं होता, एक तरीके से देखा जाए तो। जब मैं आपको पीजीबीपी की इनकम निकालना सिखाऊंगा तो इनकम का काम कम होगा, डिडक्शंस का काम ज्यादा होगा, खर्चों का काम ज्यादा होगा। पीजीबीपी की इनकम में इनकम तो क्या है, जो आपने मुझे फीस पे करी मेरी इनकम हो गई, लेकिन अब खर्चों की बात हम ज्यादा करेंगे पीजीबीपी के अंदर। मैं अपनी कोचिंग का अगर रेंट पे है तो रेंट माइनस करूंगा, अगर बिल्डिंग मेरी अपनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, प्रोजेक्टर का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, जो स्क्रीन लगी हुई है उसका डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, जो फर्नीचर है उसका डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, स्टाफ की सैलरी माइनस करूंगा, टीचर्स को जो पेमेंट दिया गया वो माइनस करूंगा, जो ऐड करता हूं वो माइनस करूंगा, जो बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कोचिंग के नाम के उनका डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, प्लस साथ में जो तुम्हें बुक्स वगैरह देता हूं, जो नोट्स वगैरह देता हूं उनका माइनस करूंगा, इंटरनेट लगा हुआ है उसका माइनस करूंगा, बिजली का बिल आता है वो माइनस करूंगा, पानी का बिल आता है वो माइनस करूंगा। ये सारे खर्चे माइनस किए जाएंगे। लेकिन सैलरी में हम बात करते हैं इनकम की ज्यादा, हम टोटल करने पे लगे हैं, बेसिक सैलरी, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस। अभी तो पर्क मैंने शुरू नहीं करे हैं। पर्क शुरू हो जाते हैं तो पता नहीं खत्म ही कब होते हैं, इतने सारे तो पर्क हैं आपके। रेंट फ्री अकोमोडेशन है, कार है, सर्वेंट है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है, पता नहीं कौन कौन से पर्क करने पड़ेंगे हमें। लेकिन तब भी सरकार 3 डिडक्शंस का बेनिफिट देती है, केवल 3 का, बस केवल। और इसमें से पहला होता है जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब होता है जो चीज वेरी नहीं करेगी, जो चीज फिक्स रहती है उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड। और यह होता है अप टू 50,000 दिया ही जाएगा, ये कोई खर्चे के बदले नहीं दिया जा रहा है। बस ये समझ लो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, सरकार उनसे कहती है कि देखो बहुत दिनों से हमने टैक्स के रेट में चेंज नहीं किया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो हम तुम्हारी सैलरी में से 50,000 रुपए लमसम में माइनस कर देंगे, खुश रहो। सरकार ने एक तरीके से तोहफा दिया उनसे, ये 50,000 रुपए का बेनिफिट सरकार ने दे दिया। तो हमेशा 50 ही माइनस करोगे, ऑलवेज करने ही पड़ेंगे। बाकी दोनों तो बहुत रेयरली यूज में आएंगे, जो नीचे के 2 लिखे हुए हैं, बहुत ही रेयरली। पहला ही वाला, क्योंकि पहला वाला तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन माइनस करना ही करना है, तो 50,000 रुपए माइनस करोगे ही करोगे। तो सर आपने अप टू क्यों लिखा? मैंने अप टू इसलिए लिखा, अगर बाई चांस ग्रॉस सैलरी ही 40 निकल के आए, इट इज नॉट 50,000, इट इज अप टू 50,000। सर क्यों? क्योंकि अगर ग्रॉस सैलरी ही आपकी 50 से कम हुई तो 50 थोड़ी नहीं माइनस करेंगे। बेनिफिट दे रही है सरकार, उस पर भी अपनी नेगेटिव इनकम निकाल लो तो फिर सैलरी के बराबर ही मिलेगा। ठीक है सर, 50 का बेनिफिट दिया ही जाएगा और जरूर दिया जाएगा, एक तरीके का तोहफा है, एक तरीके का बेनिफिट है। और जब बेनिफिट देते हैं तो लॉजिक नहीं होता है। लॉजिक तब होता है जब हम लॉजिक के तरीके से काम किया जाए। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं तुम्हें इनकम टैक्स में सरकार ही बोलती है कि हम तुम्हें 50,000 रुपए का बेनिफिट देना चाहते हैं सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। देखो सैलरीड एम्प्लॉय तो वैसे भी बेईमानी नहीं कर पाता है टैक्स में, बेईमानी तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ही करते हैं, अपने खर्चे को बढ़ा के, अपनी इनकम को कम दिखा के। सैलरीड एम्प्लॉय का तो पूरा का पूरा टैक्स वैसे ही टीडीएस के तरीके से माइनस हो जाता है। इतनी ईमानदारी से टैक्स पे करने वाला जो एक सेक्शन है सोसाइटी का, उसको तो टैक्स में इंसेंटिव्स मिलने ही चाहिए। सरकार ने कहा हम तुम्हारी सैलरी में से 50,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो अब दूसरे डिडक्शंस की बात कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात कर लेते हैं। पहले मैंने लिखा था एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल। याद करो मैंने आखिरी वाली कैटेगरी में लिखवाया था और मैंने क्या बोला था, याद करो। मैंने कहा अभी बस केवल मैं यहां पे लिख रहा हूं, सैलरी में ऐड कर देना, और मैंने कहा था मैं इसके आगे एक स्टार भी बना रहा हूं। इसके बारे में कुछ बातें मैं बाद में आपके लिए बताऊंगा।
तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले पूरा का पूरा सैलरी में आप ऐड कर दोगे, लेकिन जब आप सैलरी निकाल लोगे, ग्रॉस सैलरी निकाल लोगे, तो फिर यहां से माइनस किया जाएगा और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो केवल दो को माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इसके अलावा किसी का भी होगा। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कई तरीके के हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। देखो लिखा है सेंट्रल और स्टेट लिखा हुआ है। जैसे कि आपका जो स्टेटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस वगैरह, इनके एम्प्लॉय को भी कई जगह माना गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस तरीके के बाद ये लोकल अथॉरिटीज की जो होते हैं, एमसीडी वगैरह के होते हैं, इनको भी माना गया है। इसके बाद जो स्टेटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं, वो कॉर्पोरेशन जो पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट में बनाए गए, जैसे आरबीआई हो गया, जैसे एलआईसी हो गया, जैसे आपका इंस्टीट्यूट हो गया, इनको कहा जाता है स्टेटरी कॉर्पोरेशंस। इनके जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी गवर्नमेंट माना जाता है। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उनके एम्प्लॉयज को भी कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है। तो जब भी मैं कहीं बोलूंगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या है, और यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब माना जाएगा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो अगर वो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस का है या किसी और स्टेट कॉर्पोरेशंस वगैरह का है तो हम उसको नॉन गवर्नमेंट मानेंगे। इस पर्पज से केवल इन दोनों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड। टैक्सेबल तो होगा लेकिन डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड। लेकिन अगर आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा, और वो कितना होगा, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। दूसरा एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, और तीसरा ₹5,000। और ये जो डिडक्शन है ये हो गया विच एवर इज लोअर। इसको एग्जम्पशन मत बोल देना, इसको डिडक्शन बोलेंगे। एग्जम्पशन डिडक्शन में अंतर होता है। जो चीज ग्रॉस तक पहुंच ही नहीं पाई वो एग्जम्प्ट होती है, ग्रॉस में पहुंचने के बाद माइनस करते तो उसको डिडक्शन बोला जाता है। तो हम सैलरी निकालते समय जिसको पहले ही बाहर छोड़ते हुए चल रहे हैं उसके लिए वर्ड एग्जम्पशन बोलेंगे, लेकिन एक बार सैलरी निकालने के बाद हम कुछ माइनस करेंगे उसके लिए फिर डिडक्शन बोला जाएगा। तो यहां पे हम बोलेंगे डिडक्शन वर्ड, और डिडक्शन दिया जाएगा विच एवर इज लोअर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड और 5,000, और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो। और ये लिमिट कभी भी प्रैक्टिकली यूज में आएगी ही नहीं, मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल, ये कभी प्रैक्टिकली यूज में नहीं आ पाएगी। सर क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि आप देख लो 20% हमेशा 5,000 रुपए से ज्यादा ही निकल के आएगा। अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ भी है तो साल की 1,20,000 रुपए हो गई, तो 20% आ जाएगा 24,000। देखो 5 अभी भी छोटा है। किसी की सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ भी हुई तो साल का हो गया 60,000, 60,000 का 20% 12,000, देखो 5 अभी भी छोटा है। अगर किसी की सैलरी 3,000 रुपए पर मंथ भी हुई तो साल की 36,000 का 20% 7,200 रुपए, देखो 5,000 रुपए अभी भी छोटा है। और आज के जमाने में तुम्हें लगता है किसी की सैलरी 3,000 रुपए पर मंथ होगी, और खासतौर से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसकी सैलरी 3,000 रुपए पर मंथ होगी? किसी की भी नहीं होगी। तो पहली वाली लिमिट तो एक तरीके से प्रैक्टिकली खत्म ही हो चुकी है। अब दो ही लिमिट बची हुई है, एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड और 5,000। हालांकि याद तीनों कर लेना, क्योंकि अगर लिखने के लिए आ गया तो आपको फिर पता चलना चाहिए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो तो लगाना ही मत। केवल ये देखना जो अलाउंस मिला 5 से कम था तो पूरा माइनस कर देना, 5 से ज्यादा था तो 5 माइनस कर देना। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं ये बता दूं कि ये अलाउंस का डिडक्शन दिया क्यों जाता है, हल्का सा ब्रीफ कर दूं। ये अलाउंस कभी भी पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिया जाता है, नेवर नेवर फॉर द पर्सनल एंटरटेनमेंट। आपको स्टार्टिंग में यही लगा होगा, इसलिए मैं चुप रह गया उस समय जिस समय पढ़ा रहा था। इट इज नॉट फॉर द पर्सनल एंटरटेनमेंट। पर्सनल एंटरटेनमेंट होता तो फुली टैक्सेबल होता, डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था।
जो आप अपने ऑफिस में बैठे होते हो और छोटे मोटे क्लाइंट्स आपसे मिलने के लिए कभी कभार आते हैं और उनके एंटरटेन, कभी मीटिंग में जाना है आपको किसी क्लाइंट के संग, कभी चाय वगैरह आपने मंगा ली, उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो गया, उसके लिए ये वाला एंटरटेनमेंट अलाउंस आपके लिए दिया जाता है। इसलिए जो भी आप खर्च कर रहे हो, एक तरीके से देखा जाए वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, वो एक तरीके से आप बिजनेस को जनरेट करने के लिए खर्च कर रहे हो, बिजनेस के पर्पज से खर्च कर रहे हो, बॉस के पर्पज से आप खर्च कर रहे हो। आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में है और कोई बहुत बड़ा ऑफिसर या कोई आदमी मिलने के लिए आता है जिससे कि उसको लगेगा बेनिफिट हो सकता है, वो बैठाता है, चाय वगैरह खिलाता है, चाय वगैरह पिलाता है, समोसे वगैरह मंगा लेता है, या किसी और दूसरे आदमी से मिलने मीटिंग करने के लिए बाहर जाता है। तो इस काम के लिए आप जो क्लाइंट्स को एंटरटेन करते हो उसके लिए आपको अलाउंस मिलता है, इसको कहा जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसलिए इसमें से हम माइनस करते हैं। अगर ये पर्सनल पर्पज से होता फिर तो फुली टैक्सेबल होना चाहिए था, पर्सनल पर्पज से नहीं होता, इसलिए हम इसको एकदम डिडक्शन का बेनिफिट देते हैं। तो फिर बच्चे कहते हैं सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों नहीं मिलता है? सरकार ये कहती है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो जो क्लाइंट को खर्च करने का राइट होता है वो एम्प्लॉय क्यों करेगा, बॉस अपने पैसा का पूरा पैसा रीइंबर्स कर देता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में काम करते हो, आप बॉस ने आपसे कहा किसी मीटिंग में चले जाओ और मीटिंग में जाते हो तो खर्चा पूरा का पूरा कौन बियर करेगा? बॉस आपका बियर करेगा पूरा का पूरा। आपके ऑफिस में कोई मिलने के लिए आता है, चाय मंगाते हो तो कम जो ऑफिस है वो चाय आपके लिए देगा, बॉस आपके लिए चाय मंगा के देगा, क्लाइंट आपके लिए जरूरी है। आप कहते हो उसको कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, समोसे खिलानी है, तो अपनी जेब से थोड़ी नहीं दोगे, वहां तो एम्प्लॉयर होता है, वो इसके लिए अरेंजमेंट करके रखता है। वहां पर तो क्लाइंट को एंटरटेन करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है कि गवर्नमेंट की नजर में तो सारे क्लाइंट बराबर हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। गवर्नमेंट तो ये कहती है हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन तब भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हो, आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो सरकार ऐसा नहीं बोलेगी चलो आप उनके संग मीटिंग पर चले जाओ बाहर, हम खर्चा कर देंगे। आपको पहले ही थोड़ा सा पैसा दे दिया गया, किसी खास क्लाइंट को अगर आपको कुछ एंटरटेन करना है तो उसके लिए हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है। तो कई लोगों को यह बात नहीं पता कि एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो ये मानते हैं पर्सनल होने के बाद भी बेनिफिट दिया जा रहा है। नहीं, ये परसेप्शन गलत है। पर्सनल होने की वजह से एग्जम्पशन मिलना ही नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी, रिडक्शन मिलना ही नहीं चाहिए था। वो जो रीजन मैं बता रहा हूं कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर जो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करते हो उसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में रिडक्शन का बेनिफिट दिया जाता है। तो अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन यहां पे लिखूं, मैं आपके लिए लिखता हूं मिस्टर एक्स an employee of Z नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट, और वो कहता है मुझे बेसिक सैलरी मिलती है 60,000 रुपए पर मंथ, डियरनेस अलाउंस मिलता है 20,000 रुपीज पर मंथ जो कि फॉर्मिंग है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है उसके लिए सपोज करते हैं 750 पर मंथ। अब मैं बोलूंगा टैक्सेबल सैलरी के लिए निकालिए, टैक्सेबल सैलरी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट है। अगर इसकी जगह मैं एसबीटीसी प्राइवेट लिमिटेड या जेड प्राइवेट लिमिटेड लिख देता तो क्वेश्चन में एक चेंज पड़ जाता, फिर एंटरटेनमेंट का बेनिफिट नहीं दिया जाता। दिल्ली गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो इस केस में इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा? पहले लिखेंगे बेसिक सैलरी 60,000 इंटू 12 7,20,000, फिर लिखेंगे डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12 दैट इज 2,40,000, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले फुली टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि अगर यहीं पे तुम माइनस करोगे तो सबको माइनस करना पड़ जाएगा। सरकार कहती है पहले ऐड कर दो, फिर गवर्नमेंट के केस में माइनस कर देना, और 9,000 रुपीज तुमने यहां पे ऐड कर दिया। अब इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी, तो 9,60,000 और 9,69,000, तो ये 720 प्लस 240 960 69। यहां से पहले एक चीज माइनस कर देना, उसके बाद दिमाग लगाना स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और 16(1)(a) लिखना जरूरी है, और ये होगा 50,000 रुपए का। और यहां से फिर माइनस करेंगे डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस।
अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो आंसर आ चुका होता 9,19,000, 9,19,000। 50 माइनस करो, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए हमें 16(2) के अंदर देना पड़ेगा। हम प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोट्स में आते हैं। हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी बेसिक सैलरी का 20%। हालांकि ये छोटे आ नहीं सकता है, ये 1,44,000, ये तो कितना ज्यादा आ गया। फिर मैंने लिखा एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, अलाउंस कितना मिला था 9,000 रुपए, जो अलाउंस मिला वो 9,000, और तीसरी लिमिट मैंने बोली 5,000। मैंने कहा ही था इन दोनों में छोटा देख लेना, पहली लिमिट कभी छोटी आ ही नहीं सकती है, तो छोटा आ गया 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन, तो आंख बंद करके आंसर लिख देना 5। मैक्सिमम अगर वर्ड आ जाए, मैक्सिमम 5 से ज्यादा का नहीं मिल सकता है, 5 फिक्स रहेगा। अगर कोई चीज छोटी आ गई तो लोअर में छोटा वाला मिलेगा, लेकिन बाकी दोनों फिगर बड़ी हो गई तो लोअर आपका 5 रहेगा। तो मैक्सिमम 5 से ज्यादा का मिल ही नहीं सकता है। और ये 5 पर मंथ नहीं लिखा हुआ है, पूरे साल का 5 लिखा हुआ है, दैट्स इट 5। तो 5,000 रुपए माइनस कर देंगे तो 9,14,000 रुपए आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी, और इसको कहा जाता है टैक्सेबल सैलरी। तो आज के बाद जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसमें मैं कभी ग्रॉस सैलरी नहीं बोलूंगा, उसमें मैं आपसे बोलूंगा टैक्सेबल सैलरी, और आपको 50,000 रुपए तो ये माइनस करने ही पड़ेंगे। दूसरा वाला केस बहुत कम आएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाला। ज्यादातर क्वेश्चन में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही दूंगा, और एग्जाम के अंदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं आता है, प्राइवेट का ही आता है। तो 2 डिडक्शंस मैंने आपको टीच कर दिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन और डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये मैंने टीच कर दिया। अब मैं तीसरा टीच करता हूं जिसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और ढंग से करना। मैं कई बातें एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में बताऊंगा। 2 नंबर का एमसीक्यू और जो 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये पॉइंट भी आपने कितने अच्छे तरीके से किया। इसको प्रोफेशनल टैक्स भी कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ये स्टेट लिस्ट के अंदर दे रखा है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं दे रखा है। जितने भी टैक्सेस हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है, जितने भी कानून हैं उनका बंटवारा भी कर दिया गया है। हर कानून का कि कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकती है और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट पास कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून पास कर सकती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट में करेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है वो असेंबली में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना के पास करेगी। ऐसे ही टैक्सेस का है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जैसे कि आपके लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जैसे कि एक वैट होता है जो पेट्रोल वगैरह पे लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लिकर वगैरह शराब के ऊपर वैट लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जो लोकल सेल होती है, एक ही स्टेट के अंदर सेल होती है, उस पर जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो पहले से ही डिसाइडेड है कि ये टैक्स किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इसी तरीके से टैक्स होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसको लगाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। जब भी किसी स्टेट में आपकी नौकरी लगती है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे कहती है एक टैक्स पे करो, क्योंकि हमने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया। एम्प्लॉयमेंट पेड़ पे नहीं लगता है, बस एक बार हमारी डिग्री पूरी हो गई तो घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है उसको हिलाएंगे, 3-4 नौकरी गिर जाएंगी, एक हम रख लेंगे, बाकी दोस्तों में बांट लेंगे। इस तरीके से दोस्ती, अगर नौकरी पेड़ों पे लगना मजा आ जाए, जॉब क्रिएट की जाती है। आप नए प्रोजेक्ट्स लेके आते हो, अपने स्टेट्स के लिए काम करते हो, नई फैक्ट्रीज के लिए इन्वाइट करते हो, नई कंपनीज के लिए इन्वाइट करते हो, फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं उनसे मीटिंग करके कहते हो हमारे यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह लगाओ। जब भी कोई दूसरे कंट्री का कोई फॉरेन डेलीगेशंस आता है, मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आता है, प्रेसिडेंट आता है, तो चीफ मिनिस्टर्स मिलने का टाइम मांगते हैं। वो एश्योरेंस देते हैं कि आप जब भी कोई बिजनेस करना चाहो इंडिया से तो हमारे स्टेट में आके फैक्ट्री लगाइए, प्लांट्स लगाइए। तो आप जॉब क्रिएट करते हो, और इंडिया के बिजनेसमैन भी नए नए प्लांट्स लगाते हैं तो उनको भी आप बेनिफिट दो, अपने स्टेट में बताओ क्या बेनिफिट होगा। टाटा ने नैनो का प्लांट लगाया था तो वेस्ट बंगाल में लगाया था अपना नैनो का प्लांट। हालांकि नैनो चली नहीं बहुत ज्यादा, और अब हम ये न्यूज आ रही है कि नैनो को दोबारा लॉन्च करने की सोच रहे हैं टाटा। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं वो दूसरी बात बता रहा हूं। तो वहां पे वेस्ट बंगाल में उसमें ममता बनर्जी जो इस समय चीफ मिनिस्टर है वो अपोजिशन में थी, वो उस समय चीफ मिनिस्टर्स नहीं थी।
तो उन्होंने वहां पे जाके इतना शोर किया, इतना आंदोलन किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो जमीन दी गई है टाटा को वो सही रेट पे नहीं दी गई है और वहां के लोकल लोगों की जमीन को हड़प लिया गया है। तरह तरह के एलिगेशंस लगाए और वहां पे बिजनेस ही नहीं करने दिया। तो फिर टाटा ने कहा कि मैं अपनी फैक्ट्री यहां से शिफ्ट करूंगा। तो हर स्टेट ने वहां पे उनसे कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप हमारे यहाँ आ जाइए। तो उन्होंने गुजरात के भुज में जाके फिर नैनो का प्लांट लगाया। तो आप देखो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज गुजरात में ही क्यों जाती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज आपकी कर्नाटक में ही क्यों जाती हैं, तमिलनाडु में क्यों आती हैं, बिहार में क्यों नहीं आ रही हैं, राजस्थान में क्यों नहीं आ रही हैं, यूपी में क्यों नहीं आ रही हैं। आप देखो, जितने भी आदमी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं वो कहां जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं जॉब करने के लिए। एक जमाने में हैदराबाद भी आईटी हब बना था, अब भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी हैदराबाद के अंदर देखी जाए तो। आप देखो गुजरात में कितनी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई है, प्रोडक्शन कितना होता है। एप्पल ने अभी एप्पल बनाने की फैक्ट्री, एप्पल जो फोन बनता है उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, इंडिया में ही हम बनाएंगे उस फोन के लिए। तो वो कहां पे लगाई, कर्नाटक में लगाई अपनी फैक्ट्री। तो जॉब क्रिएट की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है, इंसेंटिव्स देती है, एश्योरेंस देती है, प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है, सेफ्टी देती है। तो इसी वजह से बिजनेस चलता है, इसी वजह से लोग। अब यूपी में अभी एक मॉल खुला तो उस मॉल को लेके कभी बवाल हो गया था, मॉल को लेके, मॉल के नाम को लेके। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अब बहुत सारे लोग उस मॉल के आगे आके आंदोलन करने लगे। अब वो मेरे ख्याल से बहुत अमीर आदमी था, उसका मन करेगा वो तो उठा के मॉल को बंद कर देगा, वो कहीं और मॉल के लिए स्टार्ट कर लेगा। अब एक मॉल खुलता है तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब तक मॉल बनकर तैयार हुआ होगा तब तक कंस्ट्रक्शन लोगों को, हालांकि उनका परमानेंट नहीं था, लेकिन मॉल बनने में 4-5 साल तो लगे होंगे। तो कम से कम लेबर क्लास जो इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, कितने टाइम का उनको जॉब मिल गई उनके लिए। फिर जितने भी शोरूम खुलेंगे उसके अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉय काम करेगा, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है हमेशा। तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है जिसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। हम लोगों ने इधर कभी इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती नहीं है। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट भी नहीं लगाती है और दिल्ली यूपी गवर्नमेंट भी नहीं लगाती है आसपास की। हाँ, साउथ में जाओगे तो साउथ की गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाती है, लगाना भी चाहिए। जो जॉब दे रहा है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाएगा, जो जॉब दे ही नहीं रहा है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाएगा भी क्यों। तो अगर आपका एम्प्लॉय ऐसे स्टेट में है जहां पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, क्वेश्चन पेपर में दे रखा है उसने एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया, तो आपने इनकम को अर्न करने के लिए तो खर्चा किया। देखा जाए तो आपकी नौकरी लगी, इस वजह से आप टैक्स पे कर रहे हो। तो एक तरीके से सैलरी इनकम को अर्न करने का ये खर्चा हो गया। एक टैक्स दूसरी इनकम के लिए खर्चा बन रहा है, अगर आप मेरा लॉजिक समझ पा रहे हो। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप 1000 रुपए का टिकट लेते हो तो आप इस पूरे कैंपस के अंदर एंटर कर सकते हो, और एंटर करने के बाद आपको एक गेम खेलने का मौका मिलेगा, हो सकता है आप जीत जाओ। तो एक शर्त है, अगर आप 1000 रुपए का टिकट लो, आप लोगे, आप 1000 रुपए का टिकट लेके अंदर आ जाते हो, किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, 10,000 रुपए जीते, तो बताओ कितना फायदा हुआ। तो फायदा तो आपको 9,000 रुपए का हुआ। अगर आपको गेम खेलना है तो 1000 रुपए आपको टिकट तो लेना पड़ेगा। तो अगर उस स्टेट में आपकी नौकरी लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी नौकरी लगी इसलिए एम्प्लॉयमेंट टैक्स आप दो हमें। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे रहे हो तो वो सैलरी इनकम को अर्न करने के लिए दे रहे हो, तो सैलरी में तो वो एक तरीके से एक्सपेंडिचर के तरीके से बिहेव कर रहा है। इसलिए जो भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया जाता है वो सैलरी में से पूरा माइनस कर दिया जाता है। दैट इज फुली डिडक्टेबल फ्रॉम द सैलरी इनकम। सैलरी में से पूरा का पूरा 100% माइनस कर दिया जाएगा। तो आज के बाद जब भी मैं क्वेश्चन में आपको बोल दूं किसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ऐसा मत कहना कि यूपी का अगर किसी कंपनी का है उसमें एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे रखा हो, लिखे आओ ये गलत है, यूपी में लगता ही नहीं है। सरकार, हम बस ये बता रहे हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाती है तो माइनस करना पड़ेगा आपके लिए। तो नीचे नोट डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। इसको बहुत ढंग से कर लेना पेपर में, ये एमसीक्यू के तरीके से। जो पहला क्वेश्चन आता है वो एमसीक्यू का होता है और वो एमसीक्यू ठीक कर देते हैं तो पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए जहां जहां एमसीक्यू बन सकता है वहां पर मैं बताता हुआ चलता हूं या एमसीक्यू बन सकता है। डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, इसका मतलब अगर आउटस्टैंडिंग है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके पास 21-22 में एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपका 1200 रुपए था और आपने पे कर दिया तो डिडक्शन कितना मिलेगा आपको, 1200 रुपए का।
22-23 में आपके पास फिर बिल आया 1200 रुपए का और आपने 22-23 में पे कर दिया 1200 रुपए, तो डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? 1200 रुपए मिलेगा। लेकिन लाइन खींच देते हैं, अगर आपका 1200 रुपए का आया और ये आउटस्टैंडिंग ईयर खत्म हो गया, नहीं पे किया, तो आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस ईयर में आपका 1200 रुपए का बिल आया और आपने पे कर दिया, पिछला वाला 1200 भी पे कर दिया और इस वाला 1200 भी पे कर दिया और 2400 पे कर दिया, डिडक्शन का बेनिफिट कितने का मिलेगा? 2400 रुपए का मिलेगा। पेमेंट बेसिस का मतलब ये होता है कि हम देंगे जरूर, लेकिन उस ईयर में देंगे जिस ईयर में पे कर दोगे आप। आउटस्टैंडिंग होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। तो इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि डिडक्शन जो मिलेगा वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। तो बच्चे कहते हैं आउटस्टैंडिंग मिल ही नहीं पाएगा। मिलेगा, इस साल नहीं देंगे, अगले साल पे कर दिया तुमने, 2400 पे कर दिया, देखो मैंने 2400 का डिडक्शन आपके लिए दे दिया। तो जिस ईयर में आप पे कर दोगे उस ईयर में आपको बेनिफिट मिलेगा। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, और वो बात बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप लोग और भी टीचर्स की बुक देखते हो जिसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं नॉलेज जहां से मिल सकती है वहां से नॉलेज लो। 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग था, आमिर खान, क्या नाम था उस लड़के का जो हॉस्टल में सबके काम किया करता था, नाम भूल गया। तो उससे कहते थे पढ़ने का मन है, वो कहता हाँ पढ़ने का मन है, तो पैसे देता, यूनिफॉर्म खरीद ले। और वो यूनिफॉर्म, बोले एडमिशन तो है नहीं, बोले इतना इतनी पॉपुलेशन इंडिया में है, यूनिफॉर्म पहन के किसी भी स्कूल में जाके बैठ जा, पढ़ना शुरू कर दे, सीखना है। बोले पकड़ लिया गया, बोले यूनिफॉर्म चेंज स्कूल चेंज। तो नॉलेज जहां से मिल रही है वहां से ले लो, अगर पकड़ लिया गया तो यूनिफॉर्म चेंज स्कूल चेंज, जहां से मिल रही है तो किसी भी बुक से करो। लेकिन और बुक से करने में बस दिक्कत क्या आती है, हर टीचर की अप्रोच डिफरेंट होती है। इसलिए ये वाली बात मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो सकता है वो 2500 रुपए एक साल का हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की परमिशन ही स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती है कि आप एक साल में 2500 से ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट टैक्स लगाओ। तो मैक्सिमम जो किसी भी एम्प्लॉय के पास आ सकता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करने के लिए एक साल का, वो 2500 आ सकता है। तो कुछ टीचर्स ने अपनी बुक में क्या लिख दिया है कि डिडक्शन जो 16(3) के अंदर मिलेगा वो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स और 2500 विच एवर इज लोअर। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट टैक्स कभी 2500 ज्यादा का हो ही नहीं सकता है, 2500 होगा या 2500 से कम का होगा। तो सर गलत क्या है? गलत इसके अंदर यह है कि अगर सपोज करते हैं 21-22 का बिल आया 2500 रुपए का और वो आउटस्टैंडिंग था, और 22-23 का बिल आया 2500 रुपए का और पे कर दिया 5000। अब डिडक्शन कितना देंगे? मैं तो डिडक्शन 5000 रुपए का दूंगा। लेकिन इस लॉजिक में लगाओगे तो आप फंस जाओगे। आपको लगेगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स 5000 पे किया है और 5000 इंटू 2500, लोअर 2500 हो गया, 2500 का ही माइनस होगा। अब ये गलत हो गया, ये चीज लिखना गलत है। क्योंकि एक्ट कहता है पूरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स माइनस करो, इनकम टैक्स नहीं कहता है कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2500 तक का माइनस करो। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 25 ज्यादा का एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं हो सकता है। इनकम टैक्स में नहीं लिखा हुआ है कि 2500 की लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 25 ज्यादा का नहीं लगा सकते हो। तो अगर ये लिख दोगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स और 2500, तो जब आपने अगले साल उसको एक्यूमुलेट करके पे कर दिया तो फिर इंटरप्रिटेशन ये हो गया 2500 माइनस करो, जो कि गलत है। एक साल में तो हम 2500 का ही कर रहे हैं, हम इकट्ठा पे कर रहे हैं 5, तो आपको 5 का बेनिफिट दिया जाएगा पूरे का। तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसको मैं यहां से इरेज भी कर देता हूं आपके लिए। ये बात केवल मैंने इसलिए बता दी, कभी कोई बुक देखो तो वहां पे वो इस तरीके से लिखा हुआ है तो एक तरीके से उन्होंने गलत लिखा है, ये लैंग्वेज कभी नहीं लिखनी चाहिए एक्ट के अंदर। बस याद कर लेना डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि लिखा हुआ था सम पेड, अदरवाइज लिखा होता पेड और पेबल, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे पेड। इसका मतलब डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। जब पे कर दोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। देखो बेटा, टॉपिक आगे चलाता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस टॉपिक को करवाने के बाद जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं इसको कहा जाता है बेसिस ऑफ चार्जेस।
कोई भी इनकम टैक्सेबल होती है तो या तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होती है या कैश बेसिस पर टैक्सेबल होती है। ड्यू को अक्रूवल भी कहते हैं। ड्यू बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे होती है। पहले तो इन दो वर्ड का मतलब समझ लो अगर आप इस चीज को एंजॉय करना चाहते हो। हम दो तरीके से अकाउंट्स बनाते थे। 11वीं क्लास में आपने अकाउंटेंसी बहुत सारी पढ़ी हुई है और आप तो अकाउंटेंसी में धुरंधर हो आप सब लोग, तो आपको तो पता है कि दो तरीके से अकाउंट्स बनते हैं, ड्यू बेसिस पे और कैश बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब होता है इनकम आपको मिली या नहीं मिली, अगर ड्यू हो गई, अक्रू हो गई तो आपकी इनकम मान ली जाएगी। और कैश बेसिस का मतलब होता है जिस दिन आपके हाथ में आएगी उस दिन आपकी इनकम मानी जाएगी। मुझसे 21-22 मैंने यहां पे लिखा और मैंने 22-23 यहां पे लिखा। मुझसे 10 बच्चे पढ़ने के लिए आए, 10 स्टूडेंट्स, और फीस मेरी है 10,000 रुपए पर स्टूडेंट, 10,000 पर स्टूडेंट। यहां पे मुझे 9 स्टूडेंट्स ने फीस पे कर दी, 9 स्टूडेंट्स पेड फीस, और एक स्टूडेंट की फीस आउटस्टैंडिंग थी। और यहां पे मुझे 11 स्टूडेंट्स ने फीस पे कर दी इस ईयर में। 11 वही बच्चे पढ़ रहे थे भी, 11 स्टूडेंट्स पेड फीस, 10 + 1 10 वही वाले अगले साल की फीस दोबारा पे करेंगे, फिर उन्हें एक बच्चे ने एक और पे कर दी। अब अगर मैं अपने अकाउंट्स बनाता हूं ड्यू बेसिस पे, अगर अपने अकाउंट्स में ड्यू बेसिस पे बनाता हूं तो यहां फिर मैं लिखूंगा फीस, और मैं लिखूंगा 10,000 × 9 90,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000, और फीस दिखा दूंगा 1,00,000 रुपए। अगर मैं अकाउंट्स अपने ड्यू बेसिस पे बनाता हूं, और यहां मैं अपने स्टूडेंट्स की फीस दिखाऊंगा 10,000 × 10 और दैट इज 1,00,000 रुपीज। लेकिन अगर यही अकाउंट्स में अपने कैश बेसिस पे बनाता हूं तो उस केस में मैं यहां पे लिखूंगा 10,000 × 9 और यहां लिखूंगा 90,000, और इस साइड में मैं लिखूंगा 10,000 × 10 1,00,000 प्लस आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड 10,000 और फीस दिखाऊंगा 1,10,000 रुपए। बस ये डिफरेंस आप समझ लो तो आपको ड्यू और कैश का डिफरेंस समझ में आ गया। ड्यू में भले ही मुझे 9 बच्चों की फीस मिली लेकिन एक की ड्यू हो चुकी थी तो मैं इसी साल की इनकम मान लूंगा और अगले साल भी मैं 10 बच्चों की फीस मानूंगा। लेकिन कैश बेसिस पे मैं अपनी इनकम उस ईयर में मानूंगा जिसमें मेरे हाथ में आएगी। इस साल मेरे हाथ में 9 बच्चों की फीस आई तो मैं सरकार से बोलूंगा मेरी इनकम 90,000 रुपए की है, और इस साल क्योंकि मेरे हाथ में 11 बच्चों की फीस आई तो मैं सरकार से बोलूंगा कि मेरी इनकम 1,10,000 रुपए है। पीजीबीपी में सरकार आपको ऑप्शन भी देती है, अगर अकाउंट्स आप ड्यू बेसिस पे बना रहे हो तो ड्यू बेसिस पर टैक्स पे कर दो, और कैश बेसिस पे बना रहे हो तो कैश बेसिस पर टैक्स पे कर दो। यस, जब मैं आपको पीजीबीपी बनाऊंगा तो मेरे हाथ में ऑप्शन होगा, मैं 1,00,000 रुपए पे अभी टैक्स पे कर देता हूं, 1,00,000 पे अगले साल कर दूंगा। और अगर मैं अकाउंट्स कैश बेसिस पे बना रहा हूं तो 90,000 पे अभी टैक्स पे कर दूंगा और 1,10,000 रुपए पे अगले साल टैक्स पे कर दूंगा। सरकार पे तो 2,00,000 का ही पहुंचेगा, 1,00,000 और 1,00,000 कर दो या 90,000 या 1,10,000 कर दो। तो कोई भी हेड शुरू करेंगे हम लोग, चाहे सैलरी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी, चाहे पीजीबीपी, चाहे कैपिटल गेन, चाहे अदर सोर्सेज, टीचर सबसे पहले आपको यह बताएगा इस हेड की जो इनकम है वो कैश बेसिस पर टैक्सेबल है या ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल है। तो सैलरी कैश बेसिस पर टैक्सेबल होगी या ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगी। रैंकर से सपोज करते हैं मुझे मिलते हैं 10,000 रुपए पर मंथ। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस खरीदी हुई हैं, जिनको रैंकर्स के बारे में नहीं पता है, जिन्होंने केवल वीडियो क्लासेस खरीदी हैं और दिल्ली से बाहर के हैं, रैंकर्स लक्ष्मी नगर में एक इंस्टीट्यूट है जहां पे मैं फेस टू फेस क्लास लेता हूं। तो सपोज करते हैं रैंकर्स में मेरी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है। मैडम ने मुझसे कहा बंसल जी ये 11 महीने की सैलरी रख लो, हाथ थोड़ा सा टाइट है, 10,000 रुपए अगले महीने ले लेना। और अगले महीने उन्होंने मुझे 13 महीने की सैलरी दे दी, 1,20,000 भी दी और 10 और दे दी, 1,30,000। तो अगर हम यही लॉजिक लगाएं तो अगर ड्यू बेसिस पे बोले तो इस साल की सैलरी भी 1,20,000 मानी जाएगी, 10,000 × 12 अगले साल की भी 1,20,000 मानी जाएगी।
और अगर हम ये बताएं कैश बेसिस पे, तो इस साल 11 महीने की सैलरी हाथ में आई, तो इस साल में टैक्स पे करूंगा 1,10,000 रुपए और अगले साल में टैक्स पे करूंगा 1,30,000 रुपए। अगर ये लॉजिक लगाया जाए, बस सर ये बता दो कि हाँ सैलरी में क्या लिखा है, ड्यू बेसिस लिखा है या कैश बेसिस लिखा है, बस ये बता दो। तो बेसिस ऑफ चार्जेस का सेक्शन 15 होता है। यह सेक्शन याद करना बेहद जरूरी है। 2 नंबर का एमसीक्यू, अभी मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, आप कहोगे हाँ सर आप सही बोल रहे थे। और ना तो ये लिखा है ड्यू और ना लिखा है कैश, सैलरी अपनी अलग ही धुन में कुछ लिख के चला गया। और सैलरी चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, सैलरी इज टैक्सेबल। ऑन ड्यू बेसिस और कैश बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। सीधी सीधी बात अगर लिख दी जाए तो वो टैक्स लॉ कहां, टैक्स लॉ सीधी बात लिखता ही नहीं है, घुमा के लिखता है। जो बात सबको समझ में आ जाए वो टैक्स कहां बनेगा, टैक्स बनेगा ही घुमा के। जो बात उल्टी सीधी लिखी हो समझ जाओ ये सब्जेक्ट टैक्स का होगा, क्योंकि बात घुमा फिरा के लिखी हुई है। मैंने यहां पे अपना प्रीवियस ईयर लिखा 22-23 और यहां पे लिखा मैंने 21-22 और यहां पे मैंने लिखा 23 और 24। मैं दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं इस टॉपिक को समझाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आज तक इतने सालों से बच्चे इसको समझते हुए आए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी समझोगे। 22-23 बीच वाला हमारा प्रीवियस ईयर है। मैं 21-22 में मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, यहां पे मैंने लिखा केस 1 और मुझसे कहा बंसल जी आपसे कुछ डिस्कस करना है। मैंने कहा बोलो। बोले सर देखो कंपनी की हालत खराब चल रही है और बहुत हाथ टाइट है। मैंने कहा क्या चाहते हो। बोले देखो हमने फरवरी तक की सैलरी तो आपको दे दी, मार्च की सैलरी हम अभी नहीं दे पाएंगे, हम वादा कर रहे हैं 22-23 में आपको हम मार्च की सैलरी दे देंगे। मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि अभी सैलरी मत लो, ये सैलरी आप 1 महीने की 22-23 में ले लेना। मैंने कहा सर इतने पुराने एम्प्लॉई हो, मैं इतना पुराना एम्प्लॉई हूं, आप हमेशा सैलरी को देते हो, मुझे आप पे भरोसा है, कोई बात नहीं, आप 21-22 में 1 महीने की सैलरी मत दो, मुझे 22-23 में दे देना। तो अब ये डिसाइड करना है 21-22 में टैक्स पे करूंगा या 22-23 में। तो ड्यू कब हुई, ड्यू होती है 21-22 में और मिली कब, 22-23 में। इनमें अर्लियर क्या हो गया ये देखो, अर्लियर हो गया ड्यू, तो अब यहां पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जब मिलेगा तो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ड्यू बेसिस पे टैक्स पे कर चुका हूंगा। मैंने सरकार से कहा 21-22 में सर आप टैक्स क्यों मांग रहे हो, पैसा तो हाथ में आया नहीं। बोला हाथ में नहीं आया लेकिन पैसा तो तुम्हारा हो गया ना, क्या तुम्हें भरोसा नहीं है पैसा नहीं मिलेगा, देश के कानून पे तुम्हें यकीन नहीं है। अरे कोर्ट बैठा हुआ है, जब तुम्हारी इनकम ड्यू हो गई तो सामने वाले को देनी पड़ेगी, अपनी इनकम घर बेच के देनी पड़ेगी। उसने एंट्री कर दी है, ड्यू की एंट्री कर दी है, तुम्हें पैसा डेफिनेटली मिलेगा। तो क्योंकि ड्यू हो चुकी थी तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अर्लियर हो गया इसलिए टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 21-22 की सैलरी अगर 22-23 में मिल रही है तो आप टैक्स पे नहीं करोगे, क्योंकि 21-22 में आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होगे। अब मैं बात करता हूं केस 2 की। दूसरा, इसको भूल जाओ। अब मैं अपने बॉस के ऑफिस में गया, मैंने कि मे आई कम इन। बोले आइए बंसल जी बैठिए। बोले हाँ जी सर बताइए। मैंने कहा सर एक जरूरी काम था, देखो मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं बोला, इस साल मेरा खर्चा कुछ ज्यादा हो गया है सर, तो क्या जो मुझे 23-24 में सैलरी आप देते उसका थोड़ा सा हिस्सा 1 महीने की सैलरी मुझे अभी दे सकते हो। बोले यार बंसल जी कमाल कर रहे हो, आपने आज तक कभी कंपनी से कुछ नहीं मांगा, आज आप कह रहे हो हम 23-24 की थोड़ी सैलरी आपको अभी दे देते हैं। इसको कहा जाता है एडवांस सैलरी। अगर फ्यूचर की सैलरी आप अभी ले लेते हो। अब डिसाइड ये करना है कि मैं इसमें 22-23 में टैक्स पे करूं या 23-24 में करूं। तो देखो आप मिला कब, कैश, और ड्यू कब होगा, 23-24 में। इसमें लगा दो अर्लियर, जो काम पहले हो गया तो मुझे अभी टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब अगले साल ये क्या हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल। मैंने सरकार से कहा सर टैक्स क्यों मांग रहे हो, ड्यू तो नहीं हुई अभी तक, मेरी नहीं हुई है। बोले कमाल कर रहे हो, पैसा हाथ में आ गया, खर्च भी करोगे एंजॉय भी करोगे, और टैक्स पे करने के लिए बोल रहे हो ड्यू होगा तब पे करेंगे। बोले पैसा तुम्हारा हो गया, मैंने कहा हो गया। बोले एंजॉय कर रहे हो, मैंने कहा बोले टैक्स भी पे करो। तो सरकार चिट भी अपनी रख रही है, पट भी अपनी रख रही है। पहले वाले केस में ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो रहा है और दूसरे वाले केस में कैश बेसिस पे।
तो अगर आज के बाद कभी भी मैं सैलरी में एडवांस सैलरी दे दूं तो आप उसको टैक्सेबल करोगे, कसम खा लो। 2 नंबर हर बच्चे के कंफर्म्ड हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन में एडवांस सैलरी दे रखी होगी तो उसको आप टैक्सेबल करोगे, और अगर सेक्शन 15 नहीं लिखा आपने तो टीचर आपके नंबर काट लेगा। आपको जब भी एडवांस सैलरी को टैक्सेबल करोगे तो वहां लिखना पड़ेगा सेक्शन 15, क्योंकि एडवांस सैलरी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है। इसके बाद तीसरा केस, इसको बहुत ध्यान से करना। यह क्या मतलब है, इस तरीके से समझो, मैं एक ऑफिस में आया और मैंने कहा कि सर 21-22 में मुझे नौकरी की तलाश थी, मैं कोचिंग में गया, मैंने कहा मैं टैक्स पढ़ाता हूं। उन्होंने थोड़ा बहुत डेमो लिया, बोले चलो बच्चे पसंद कर रहे हैं और हम आपको सैलरी देंगे 20,000 रुपए पर मंथ। मैंने कहा ये तो बहुत कम है, कम से कम 22 तो कर दो, 20 में तो खर्चा नहीं चलेगा। बोले देख लो, नौकरी करनी है कर लो और नहीं करनी है मत करो, हम तो आपको 20 ही दे पाएंगे। अब भैया जिसके पास पैसे नहीं है वो तो 20 में भी नौकरी कर लेगा, 20,000 इंटू 12। मैंने नौकरी कर ली 2,40,000 रुपए में। अब उस कोचिंग में पढ़ाने की देर थी बस केवल, वहां बच्चों की लाइन लग गई, खूब बच्चे आने लगे वहां पे। तो 23-24 में, 22-23 में, 21-22 की बात है, 22-23 में मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया। बोले आओ बंसल जी बैठो। मैं बैठ गया। बोले हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैंने कहा पापों का प्रायश्चित? बोले हाँ, हम तो आपको कांच समझते रहे, आप तो हीरा निकले। तो मैंने कहा ठीक है बताओ क्या करोगे। बोले हम आपकी सैलरी बढ़ा के 22,000 रुपए पर मंथ कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये पापों का प्रायश्चित कहां हुआ? ये हुआ हम आगे पाप नहीं करेंगे। आपने बोला पापों का प्रायश्चित करेंगे, ये तो आप आगे पाप नहीं करोगे, लेकिन जो पाप हो गया उसका प्रायश्चित क्या है? बोले ये सैलरी हम बढ़ा रहे हैं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेट से, बैक डेट से। रेट्रो वर्ड जो होता है इंग्लिश का रेट्रो, इसका मतलब होता है ओल्ड। रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड। डिक्शनरी में इतने सारे काम करते हो, कभी कभी डेली इंग्लिश के 5 वर्ड भी याद कर लिया करो। तो रेट्रो का मतलब बैक। बोले हम आपकी सैलरी बढ़ा रहे हैं और वो पिछले साल से मानी जाएगी। तो मुझे इस साल तो 22 मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस साल का मुझे थोड़ा पैसा इस साल और भी मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? 2000 इंटू 12, 24,000 रुपए और मिलेंगे। 22 तो मिलेगा ही मिलेगा, पिछले साल का 2,000 रुपए पर मंथ से 24 और मिलेगा। इसको कहा जाता है एरियर्स ऑफ सैलरी। इसका नाम होता है एरियर्स ऑफ सैलरी। अब सवाल ये उठता है ये किस ईयर में टैक्सेबल करें? ये पिछले साल टैक्सेबल हुई नहीं, भले ही पिछले साल से बिलोंग करती है, पिछले साल टैक्सेबल हो ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? रीजन इज वेरी क्लियर, पिछले साल ये ड्यू ही नहीं हुई थी। पहले वाले केस में तो पिछले साल ड्यू होने के बाद इस साल मिली थी, हमें पता था कि पिछले साल ड्यू हो चुकी है। इस साल तो बॉस पिछले साल से बड़ा रहा है, तो ये पिछले हो ही नहीं सकती है, तो इसको इसी साल टैक्सेबल किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो एरियर्स ऑफ सैलरी तो हमेशा टैक्सेबल कर देना, भले ही वो पिछले साल की है, लेकिन पिछले साल वो ड्यू ही नहीं हो पाई थी, तो इसी साल ड्यू हुई, इसी साल रिसीव हुई, तो इसी साल टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो ये चार्ट दुनिया का बेस्ट चार्ट है। पहला वाला केस पेपर में कभी नहीं आता है, नेवर। अगर एडवांस सैलरी आएगा तो टैक्सेबल कर दोगे, ड्यू और कैश विच एवरेज अर्लियर तो कैश बेसिस पे कर दोगे। और अगर एरियर्स रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ाई जा रही है तो अभी इसी साल ड्यू मानो, इसी साल मिल गई तो इसी साल टैक्स पे कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन में एरियर्स ऑफ सैलरी दे रखा होगा तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस केस 1 पे क्वेश्चन पूछ लें तो कैसे पूछेंगे? सैलरी पिछले साल ड्यू हो गई थी लेकिन मिली इस साल, तो ऐड मत कर देना, तो लिख देना क्योंकि वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो चुकी होगी, इसलिए इस साल उसको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। है मजेदार टॉपिक, है सैलरी जबरदस्त।
तो एक तो वो दिया था और एक ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में इसके बिना आ मत जाना, ये क्वेश्चन मैं जरूर चेक करूंगा। देखो यहाँ पे मैंने इसमें एडवांस सैलरी दे रखी है, प्रेजेंटेशन भी चेक करूंगा। और जब भी एडवांस सैलरी लिखो तो हमेशा क्वेश्चन में लिखो सेक्शन 15, इस बात का इंप्रेशन ही अलग पड़ेगा। क्लास ओवर कर रहा हूं, ठीक है बेटा, एंजॉय करो, खाओ पियो। थैंक यू। इस पीडीएफ को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।